ओके, हम बात कर रहे थे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। ये हम बता सकते हैं थ्योरेटिकली भी। कैसे? थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं। उन थ्योरेटिकल मेथड्स में हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। पहले इनको पढ़ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, फिर कैसे इनके बेसिस पर बताया जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने रहेगा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये हमारे सामने रहेगा। क्लियर? इसमें सबसे पहला हमारे सामने आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। साथ के साथ लिख सकते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन शॉर्ट इसको बोला जाता है पीओएस। आप समझ गए होंगे। प्लेन से पहला अल्फाबेट पी, ऑफ का पहला अल्फाबेट ओ, एंड सिमेट्री का पहला अल्फाबेट एस। तो ये बन गया पीओएस। दूसरा हमारे सामने आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो बताओ इसको इन शॉर्ट क्या बोलेंगे? सीओएस। सेंटर का सी, ऑफ का ओ, सिमेट्री का एस। तो इट विल बिकम सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड हमारे सामने आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे? एओएस। क्लियर? फोर्थ और सबसे बेहतरीन होता है, हालांकि हम इसको पढ़ेंगे नहीं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। alternate axis of symmetry. So in short it is known as AAOS. ये हमारे सामने कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, इन पर हम बातें करेंगे। कई बार आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री को सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोल दिया जाता है। एक ही बात है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी इसे बोल दिया जाता है। कई बार सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं, कई बार सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोल देते हैं। अब देखिए, कुछ टर्म्स मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिखने वाला हूं। उन टर्म्स को धीरे धीरे मैं क्लियर करूंगा। कुछ टर्म्स यहां पर लिखी जाएंगी, वो अभी आपको क्लियर नहीं होंगी, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो चीजों में आपको क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है? तो अभी तो बहुत सारी चीजें केवल आपको नोट डाउन करनी है। जैसे पहले बता दूं कि ये दोनों ही हमारे सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट ये भी नहीं है, कहीं नहीं मेंशन्ड है, पर इन पर फिर भी इनडायरेक्टली कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पर ये दोनों तो बिल्कुल भी हम डिस्कस करने वाले नहीं है। इन दोनों के ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा जितना रिक्वायर्ड है उतना, बिकॉज डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। ठीक है? आइए सबसे पहले अगर अपन बात करें, कुछ छोटी छोटी बातें यहां पर हम सीखेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें यहां पर हम सीखेंगे, आप बाद में नोट करेंगे। क्लियर? देखिए, ये हमारे सामने है पीओएस, ये हमारे सामने है अगर अपन बात करें सीओएस, ये हमारे सामने है एओएस, और ये हमारे सामने रहेगा एएओएस, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है? ध्यान से सुनते हुए जाएंगे किस प्रकार की बातें यहां पर होंगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, एओएस नहीं है, एओएस भी नहीं है, यानी कि कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक। तो ये हमारे सामने रहेगा एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अभी आप सुनते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि ये होते क्या है, पर अभी रिजल्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि कोई सा भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, देन द मॉलिक्यूल विल बी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मान लो उसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, एओएस भी नहीं है, सॉरी एओएस भी नहीं है, लेकिन कौन आ जाता है? एओएस। यही सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तीन अभी भी क्या है? एब्सेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को बच्चों हम बोलते हैं डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो अच्छे लेवल पर, जेई एडवांस लेवल पर, नीट पर तो हम बात नहीं कर सकते, जेई एडवांस लेवल पर यह कहा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल एंड डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। सो इन एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। कितने सिमेट्री एलिमेंट हैं? चार, चारों में से कोई नहीं होता।
और आपका डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन होता है? AOS, मतलब AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे सामने, केवल इन्हीं में डिफरेंस है, वाक्य में डिफरेंस नहीं है। हालांकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स को हम कैसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं? दोनों ही मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे कायरल मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। दोनों ही मॉलिक्यूल होंगे कायरल मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल में POS COS, इसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि इसके होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। POS COS और AOS नहीं है तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। और कायरल मॉलिक्यूल ही आपके कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ये पहचानने का अब जरिया मिल गया है। हम क्या चेक करेंगे उसमें? POS। क्या चेक करेंगे? COS। ये अगर नहीं भी है तो भी कायरल है, अगर ये है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई फर्क डालने वाला नहीं है। और आपका AAOS, दैट इज अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये नहीं है तो मॉलिक्यूल आपका कायरल हो जाएगा और ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव। अब अपन ने देखो क्या बात की, अपन ने ये बात की कि ये दोनों तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये दोनों तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, जिसका मतलब इनका तो हमको डिस्कशन नहीं करेंगे। तो इन दोनों पर हमारा कुछ ठीक ठाक डिस्कशन रहेगा। तो एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर हमारे सामने है POS, यहां पर हमारे सामने है COS और यहां पर हमारे सामने है AAOS, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि इसके होने और ना होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से देखो, ये एब्सेंट है तब भी मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये प्रेजेंट है तब भी ऑप्टिकली एक्टिव, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो ये तीन है जो मेन है। अब मान लीजिए हमने चेक किया किसी मॉलिक्यूल में POS नहीं है, किसी मॉलिक्यूल में COS, POS भी नहीं है, COS भी नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। ये हम मान लेंगे, हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, क्या बोला? हमारे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो बाय डिफॉल्ट आप मानकर चलना कि अगर POS और COS नहीं है तो उसमें AAOS नहीं होगा। कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं, अगर POS और COS नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल। आधी बात बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का पापा अभी बैठा हुआ है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो स्टेटमेंट भी डाल देते हैं कई बार पेपर के अंदर, मॉलिक्यूल हैविंग नो POS नो COS इज ऑलवेज कायरल। तो जिसने नहीं पता ना, वो ऐसे स्टेटमेंट बनाता है। कभी भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इतनी नहीं है, केमिस्ट्री उससे भी आगे है। तो हम तो मान लेंगे बाय डिफॉल्ट कि उसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी आ गया, बताइए ऐसे वाले मॉलिक्यूल को आप कौन सा मॉलिक्यूल बोलोगे? ये मॉलिक्यूल हमारे सामने क्या रहेगा? कायरल मॉलिक्यूल। क्लियर? ऐसे मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। या फिर आप क्या कह सकते हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आते हैं, इसको तो हटा देते हैं, इस पर आते हैं। मान लो किसी मॉलिक्यूल में POS आ गया लेकिन COS नहीं है, तो ऐसा मॉलिक्यूल बताइए क्या कहलाएगा? ऐसा मॉलिक्यूल आपका अकायरल कहलाएगा। अभी एक साथ में लिख दूंगा। मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल में POS तो नहीं है लेकिन COS आ गया, या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपन बात करना चाहें POS भी आ गया और COS भी आ गया, तो आप इस पर गौर फरमाइए। अगर दोनों में से कोई एक भी आ गया, वो तो हम चेक ही नहीं करने वाले, POS आ गया या COS आ गया या दोनों आ गए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? अकायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल आपके कैसे मिलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब वो PPL के प्लेन को रोटेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स आपके रहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले मैंने आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर दिया है। क्या शेयर कर दिया है? रिजल्ट। यानी कि सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अगर सिमेट्री एलिमेंट पर्टिकुलरली POS और COS दोनों में से कोई भी एक आ गया, ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। मैं आपके सामने बढ़िया तरीके से इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, अगर सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट क्या है? एब्सेंट। POS भी नहीं है, COS भी मान लेंगे, AOS भी
नहीं होगा, हमारे लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन जेई एडवांस में भी कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसमें एओएस पूछता है, हायर लेवल पर पूछता है। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? कायरल, एनोप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट आ जाता है तो आप बताइए वो मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? कैसा कहलाएगा? इनएक्टिव, अकायरल। तो आप देखो, चाहे तो पीओएस आ जाए, चाहे सीओएस आ जाए, दोनों में से एक भी आ गया तो मॉलिक्यूल अकायरल, एनोप्टिकली इनएक्टिव। तो कई बार आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अकायरल। So we will decide chiral और achiral on the basis of POS and COS। एक बार नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। कायरल मॉलिक्यूल्स की कुछ और डेफिनेशंस भी आपको दी जाएंगी। ये तो एक प्रकार से याद रखने वाली बात हो गई है। पीओएस सीओएस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेंगे उसमें एएओएस भी नहीं होगा, और ऐसे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सारी बातें अभी आपके सामने होंगी। कहां से वर्ड आता है कायरल, सारी बातें करेंगे, पर एटलीस्ट ये रिजल्ट हमें मालूम होने चाहिए। यानी कि चाहे मॉलिक्यूल आपका एसिमेट्रिक हो, चाहे मॉलिक्यूल आपका डिसिमेट्रिक हो, दोनों ही किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं? कायरल, एसिमेट्रिक भी एंड डिसिमेट्रिक भी। देखिए, ये रियल स्टीरियोकेमिस्ट्री है। ऑप्टिकल इज द रियल स्टीरियोकेमिस्ट्री। यहां से जब चाहे एग्जामिनर साफ कर सकता है, जब चाहे तब साफ कर सकता है। मैं आपकी बात नहीं, टीचर्स की बात कर रहा हूं। मेडिकल वालों को तो जब चाहेगा हाथ पकड़ के बैठ जाएगा। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है। नोट लगाकर एक पॉइंट लिख दीजिए, नोट लगाकर एक पॉइंट लिख दीजिए। इफ ए मोलिक्यूल हैज इधर पीओएस और सीओएस, इफ ए मोलिक्यूल हैज इधर पीओएस और सीओएस, if a molecule has either POS or COS, then it will be achiral, then it will be achiral। कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा वो? achiral मॉलिक्यूल बोलते हैं ऐसे मॉलिक्यूल। then it will be achiral, ब्रैकेट में लिखो ऑप्टिकली इनएक्टिव। achiral मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कि इनएक्टिव होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब? पीपीएल के प्लेन को रोटेट नहीं करेंगे, हम थ्योरेटिकली बता देंगे कि वो रोटेट करने वाला नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं कायरल मॉलिक्यूल की तरफ और अकायरल मॉलिक्यूल की तरफ। इनको और अच्छा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और डेफिनेशन की तरफ चलेंगे कि कायरल को कैसे पूछा जाता है। कायरल मॉलिक्यूल लिखिए इसके सामने। एक तो आप बोल सकते हो कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पीओएस सीओएस एंड एएओएस ना हो, वो मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल। अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर कई बार दूसरे तरीके से भी डेफिनेशन आ जाती है हमारे सामने। देखिए, if a molecule and its mirror image, if a molecule and its mirror image, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, are non-superimposable, if a molecule and its mirror image are non-superimposable, बस हो गया। कायरल मॉलिक्यूल के सामने तो लिखा है।
एक मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज अगर कैसी है, नॉन सुपर इंपोजेबल, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ये उसकी डेफिनेशन है, दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, एवरी मॉलिक्यूल हैज ए मिरर इमेज, every molecule has a mirror image, every molecule has a mirror image, every molecule has a mirror image, but not every molecule has, but not every molecule has, but not every molecule has, but not every molecule has non superimposable mirror image, but not every molecule has non superimposable mirror image, बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल हैज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। देखिए, क्या इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया? क्या इस लाइन का मतलब समझ, आखिरी में कह रहा है, ये लाइन कह रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल की मिरर इमेज होती है। भाई आप किसी चीज को मिरर के सामने रखोगे तो इमेज तो बनेगी। कभी आपने देखा है कि मिरर ने ये कहा कि हट जाओ, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं, तुम्हारी इमेज बनाऊंगा ही नहीं। अगर आप किसी मिरर के सामने गए और इमेज नहीं बनी तो यकीन मानिए वो तिलिस्मी मिरर है। तिलिस्मी मिरर होता है ना, जादुई, क्लियर, जिसमें ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे। मान लीजिए रात में आपने बल्ब ऑन किया, मिरर के सामने गए और आपकी इमेज बनी ही, तो उस मिरर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे आप। हॉरर मूवी वाला सीन क्रिएट हो जाएगा वो। तो वो कोई नॉर्मल मिरर नहीं है। तो मिरर के सामने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज तो बनेगी ही बनेगी, ये क्लियर है। पर हर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल बने ये जरूरी नहीं है। सर पहले तो मुझे नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब समझ में ही नहीं आया, पहले आप ये समझाइए फिर हम बात करेंगे। देखिए, जो ये वर्ड कायरल है, क्या है, कायरल, कई बार कायरल बोल देते हैं, कई बार किरेल बोल देते हैं। टू बी एग्जैक्टली ये किरेल ही होता है। क्या होता है, किरेल, ठीक है, पर मैं ज्यादातर कायरल बोलता रहता हूं, ठीक है। ऑनेस्टली अगर प्रोनाउंस करें तो क्या बोला जाता है, किरेल मॉलिक्यूल। अब आते हैं इसके ऊपर। देखिए, ये जो किरेल वर्ड आया है या कायरल वर्ड जिसे आप कह रहे हो, ये आया है आपकी ग्रीक लैंग्वेज से। कहां से आया है, ग्रीक। ग्रीक में कायर, कायर अपना हिंदी वाला कायर नहीं, डरपोक नहीं, ग्रीक में कायर वर्ड का मतलब होता है हाथ। हिंदी में अगर अपन ट्रांसलेट करें तो क्या होता है, हाथ। और हाथ की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि लेफ्ट हैंड आपके राइट हैंड की मिरर इमेज होती है और राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड की मिरर इमेज होती है। पर ये मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इंपोजेबल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर अपन बात करें, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड। अब आप यहां पर, मैंने बोला ऑप्टिकल इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। अगर आप इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो आप इमेजिन कीजिए, यहां पर बीच में क्या रखा हुआ है, मिरर। तो आप बताइए, अगर यहां मिरर रखोगे तो क्या स्टार्ट होगा, इसकी इमेज, ये बनकर आ गई इमेज। तो देखिए, आपके राइट हैंड की जो मिरर इमेज है वो कौन है, लेफ्ट हैंड। तो आपके हाथ एक दूसरे की मिरर इमेज है, पर इनकी खास बात है, ये नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब, और समझिए, नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब है कि जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इंपोज नहीं होगा। सुपर इंपोज होने का मतलब है कि सामने से एक ही दिखे। क्या बोला मैंने, सामने से एक ही दिखे। तो अगर ये मेरा राइट हैंड है और ये इसकी क्या है, मिरर इमेज, क्लियर। तो राइट हैंड की मिरर इमेज, लेफ्ट हैंड, एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, मिरर इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट को उठाकर इमेज के ऊपर रखूं तो बताइए सुपर इंपोज हो गया क्या? दोनों अंगूठे आपको साफ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये तो एटलीस्ट दिख रहे होंगे। या फिर ऐसे करते हैं, इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं, ये लो, फिर भी आपको दोनों हाथ एकदम अलग अलग दिखाई देंगे। इसको बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल, कि एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हुआ। तो सर कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां पर सुपर इंपोज हो जाए? किसी के पास फोन है, आईफोन 13 है गलती से किसी के पास, 13 ही है, लाओ दे दो, मास्टर से अमीर लोग हैं। 13 है तेरा भी, 13 बोला है मैंने, उसका नया होगा तो बदलने का ऑप्शन तो रहेगा ना। चलिए, इत्तेफाक से कलर भी एक जैसा ही है, सेल्फी अच्छी लगाई है तूने, कवर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा साफ कर लिया कर राक्षस इसको। मुझे लगा कि मैं ही विचित्र प्राणी हूं, तू तो मुझसे भी ज्यादा विचित्र है। आइए सुपर इंपोजेबल समझते हैं, पहले क्या समझते हैं, सुपर इंपोजेबल। ये क्या है,
ऑब्जेक्ट, और ये क्या उसकी मिरर इमेज। तो कैन बी रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज। अब देखो, इस इमेज को उठा के अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर रखता हूं तो कंप्लीटली सुपर इंपोज हो गया। इसको बोलते हैं सुपर इंपोज होना। सामने से एक ही फोन दिख रहा है, क्लियर। या फिर ऑब्जेक्ट को उठा के मिरर इमेज के ऊपर रखूं तो आपको फिर सामने से कितना दिखेगा, एक। इस फिनोमिना का कहते हैं कि आपकी जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर क्या हो गई, सुपर इंपोज। ये सुपर इंपोज होना होता है। मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर अपन रख दें और सामने से केवल और केवल कितना दिखाई दे, एक, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सुपर इंपोज होना। अब आप वापस से सोचो, ये मेरा कौन है, राइट हैंड, यहां पर क्या रखा, मिरर, और यहां पर कौन है, ये लेफ्ट हैंड। तो आप देखो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, 100%। पर अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये सुपर इंपोज, सबको पता है कि दो अलग हाथ दिख रहे हैं। यहां से इसके ऊपर रखूं तो ये भी एक दूसरे पर सुपर इंपोज। तो ये कायरल मॉलिक्यूल बोल कहलाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। अब और समझिए, आज से आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ही जो स्टीरियो है वो आंखों का धोखा है। कानों सुनी पर तुम्हें विश्वास नहीं होता था, अब आपको आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, ये आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट हैंड की क्या है, मिरर इमेज। ये मिरर इमेज हैं, पर ये नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज है। क्या है, नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, एक ही है ये, और नॉन आइडेंटिकल का मतलब ये एक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो सर, सामने से दिखने पर तो कोई फर्क ही, यस, ये दोनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। नॉन सुपर इंपोजेबल से भी बेटर है नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। यानी कि अगर इसको क्या मान लिया जाए, ऑब्जेक्ट, और ये क्या मान ली जाए, उसकी इमेज, तो खास बात है कि ये नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज है। मतलब मिरर इमेज तो है पर ये दोनों चीज सेम नहीं है। क्या सर आप इस बात को प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल प्रूव किया जा सकता है। देखिए, अगर आपने जिंदगी में कभी भी दस्ताने ग्लव्स पहने हो तो राइट हैंड का ग्लव्स राइट हैंड में ही आता है, लेफ्ट में। अगर ये दोनों चीज वास्तव में ही सेम होती तो राइट वाला राइट में भी पहना जाता और लेफ्ट में भी पहना जाता। ये तो एक एग्जाम्पल, अब हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल की तरफ। अगर आप नॉर्मल हैं तो आपके राइट पैर की इमेज, क्योंकि अब थोड़ा सा वो हॉरर मूवी वाला सीन हो जाता है, देखिए कोई बात किसी पर अप्लीकेबल, ये बात हम ऋतिक रोशन को समझाएं कि देखो आपके राइट हैंड की मिरर इमेज आपका लेफ्ट हैंड है, तो वो इस बात को नहीं मानेगा। एक्सेप्शन हर जगह होता है कि उसके पास एक अंगूठा एक्स्ट्रा है, तो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड मिरर इमेज नहीं है। तो जब हम बातें करते हैं, इन जनरल बातें करते हैं, क्लियर। इसी प्रकार से अगर आप अपने पैर को देखो तो राइट पैर के सामने लेफ्ट पैर रखो, आपको लगेगा बीच में मिरर रखा हुआ है। एग्जैक्टली एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। और ये भी कैसी मिरर इमेज है, नॉन आइडेंटिकल। दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगेंगी, दिखने में बिल्कुल, लेकिन एक है नहीं। यही स्टीरियो है, दिखते एक जैसे हैं पर एक है नहीं। सर क्या आप प्रूव कर सकते हो कि एक नहीं है, तो ये तो आप दिन में 3 बार प्रूव करते हो। राइट पैर का चप्पल राइट में आता है, लेफ्ट में आता ही, राइट पैर का जूता राइट में ही आएगा, लेफ्ट पैर में आएगा ही। आप कुछ भी पहन के चलो, आप यहां से अपने रूम तक पहुंचोगे, कम से कम 10 लोग आपको बीच में बोल देंगे कि चप्पल तो पहनना सीख ले, डॉक्टर बाद में बनना। राइट वाला लेफ्ट में पहना और लेफ्ट वाला राइट में, इसका मतलब ये दोनों चीज सेम नहीं है। अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, जो सेकंड पॉइंट लिखा है, दैट इज एक्सक्लूसिव पॉइंट। एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए मिरर इमेज। कहता मिरर इमेज तो सबकी बनेगी, पर नॉट एवरी ऑब्जेक्ट हैज नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। पर हर ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल नहीं है। लेकिन सर अभी तक जो आपने वर्ड्स हमें समझाए कि भाई राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड, नॉन सुपर इंपोजेबल बोल दो या नॉन आइडेंटिकल, एक ही बात। लेफ्ट पैर की मिरर इमेज राइट पैर, नॉन सुपर इंपोजेबल या नॉन आइडेंटिकल। आप उठा के रखो पैर पे पैर, सुपर इंपोज नहीं होगा, अच्छी बात। कोई ऐसे भी तो एग्जाम्पल बताओ जो सुपर इंपोज हो जाए, जो क्या हो जाए, सुपर इंपोज, क्लियर। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ सॉक्स है, क्या है, पेयर ऑफ सॉक्स, जिसे हिंदी में मोजे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो राइट पैर की मिरर इमेज लेफ्ट पैर का होता है। आप रखना, राइट की मिरर इमेज लेफ्ट पैर का होगा। और अच्छी बात क्या है कि उनको जब सुपर इंपोज करोगे तो कंप्लीटली सुपर इंपोज होता है। अंगूठे वाले नहीं होने चाहिए, नॉर्मल की बात कर रहा हूं, सुपर इंपोज होते हैं। और मैं आपको बताता हूं, मिरर इमेज भी है एक दूसरे पर
सुपर इंपोज भी होते हैं। जब भी आप पैकिंग करते हो तो पैकिंग ऐसे तो करते हो, एक के ऊपर दूसरा रख के ऐसे फोल्ड कर देते हो, क्योंकि कंप्लीटली सुपर इंपोज। लेकिन जूते ऐसे पैक नहीं करते, एक सीधा तो एक उल्टा। हमें बाय डिफॉल्ट पता है कि इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, पर जब भी सॉक्स को हम करते हैं पैक तो एक के ऊपर दूसरा। दूसरी बात, जब भी आप घर जाते हो जूते निकालते हो, ये जूता निकाल दिया, ये जूता निकाल दिया, अब क्या निकालते हैं? सॉक्स। भाई साहब अगर पहले हमारे पास लेफ्ट पैर आया तो लेफ्ट पैर का सॉक्स निकाल के राइट पैर के जूते में डाल दिया, और राइट वाला आया फिर लेफ्ट वाले में। और सुबह पहनते हुए हम कभी नहीं सोचते कि ये वाली जो आपका मोजा है ये लेफ्ट में पहनूं या, जो मोजा पहले आ गया, जो पैर पहले आ गया उसी में पहन लेते हैं। लेकिन भाई साहब जूते में ऐसा नहीं होता। जूते में तो सोच समझ के पहनना है कि ये राइट वाला है या लेफ्ट वाला। तो जो पेयर ऑफ सॉक्स आपकी होती हैं वो कैसी मिरर इमेज होती हैं? सुपर इम्पोजेबल, मतलब आइडेंटिकल मिरर इमेज हम उनको कहते हैं। और जिनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए वो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल, अकायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कैसे मॉलिक्यूल कहलाते हैं? अकायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं। चलिए इसी में ही हम कुछ यहां पर देखते हैं एक बार। डिजिटल के नुकसान हैं तो कुछ फायदे भी हैं, ये सब मैंने इस बार हटा लिया बिकॉज टाइम ज्यादा लग जाता है, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वाले पर हम चलते हैं, ये हम सब बना चुके हैं। ये लीजिए, आज जो हम बातें कर रहे हैं वो हमारे सामने बातें कुछ इस प्रकार की चल रही है। देखो, गौर से देखो, ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड। ये कौन सा है? ऐसा लगता है जैसे बीच में क्या रखा हो? मिरर। ये आप लोगों के सामने देखिए, कौन सा हाथ है आपके हिसाब से? ये कौन सा है? लेफ्ट। ये कौन सा है? अगर इन दोनों को ऐसे सुपर इंपोज करूं तो हो गए क्या? तो कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इंपोजेबल। तो आपका हाथ कैसा होता है? कायरल। कैसा होता है? कायरल। इस पर भी आएंगे थोड़े दिनों बाद। इधर वाले पे देखो, देखो ये एक आपके सामने मोजा हो गया, ये दूसरा। देखो एक दूसरे की क्या है? मिरर। और उठा के रखोगे सुपर इंपोज हो जाता है। क्लियर? तो ये कैसी मिरर इमेज हुई? ये हुई आइडेंटिकल मिरर इमेज। क्या हुई? आइडेंटिकल मिरर इमेज। तो जो आपने लिखा है कायरल मॉलिक्यूल, उसके नीचे ये डायग्राम बनाओ और ऐसे इस प्रकार से लिख देना इसके नीचे क्या? नॉन सुपर इंपोजेबल। बनाओ। ड्राइंग तो आपकी बहुत अच्छी है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो बताओ? नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज। जैसा भी आप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, हाथ बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, बस आप मान लो कि वो हाथ है, क्योंकि आपने तो बनाया है राक्षस। ये ऐसा हाथ बनता है बीमार और का है। मेन पॉइंट है वर्ड को समझना। क्या हमें नॉन सुपर इंपोजेबल वर्ड समझ में आया? यस। If a molecule and its mirror image are non-superimposable, then the molecule will be chiral. Chiral means optically active. ऐसा molecule chiral होगा and optically active होगा। आगे हमें पहचानने के लिए मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम थियोरेटिकली भी बता सकते हैं। किससे? पीओएस एंड सीओएस। थोड़ी देर पहले लिखा था ना, पीओएस नहीं है, सीओएस नहीं है, तो मान लेंगे एओएस भी और मॉलिक्यूल कायरल। तो हमसे कोई पूछे कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, उसके लिए हमें मिरर इमेज नहीं बनानी, हमें पीओएस और सीओएस देखना होगा। किसमें? हाँ तो पलटने से, इसमें येलो पलटने से हो गया? कहां सुपर इंपोज होगा? जब सुपर इंपोज करने का होता है तो उसका नियम होता है। ऐसे तो अगर आप देखो, ये मैंने हाथ रखा, ये मिरर, ये हो गया सुपर इंपोज। तो आप ऐसे रख रहे हो तो इमेज ऐसे आती है। आई बात समझ? तो अब मेन पॉइंट है कि आपने मिरर को रखा कैसे। तो आपको समझाने के लिए ऐसे रखा गया, यूं। तो अब मिरर यहां पर है, तो जैसा है एज इट इज उठा के उसके ऊपर रखा जाएगा। जैसे ये वाला दूसरा मॉलिक्यूल है, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश की, व्हाइट तो व्हाइट से मैच कर गया, येलो भी येलो से, लेकिन देखो रेड के ऊपर कौन आया है? ग्रीन। और इधर देखो, इधर आपका रेड के ऊपर कौन आया है? ग्रीन।
तो आगे चीजें और क्लियर होती हुई जाएंगी। ये बस ये नहीं करना, ये नहीं बनेगा अपने से, बस इतना बनाना है। नीचे क्या लिखना है? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल से भी बेटर वर्ड कौन सा है? नॉन आइडेंटिकल। इसका मतलब ये वास्तव में दो सेम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये नहीं बनाना है, अभी जितना कहा है उतना ही बनाना है। सुलटा दिया है। अब वापस एक बार ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। सबसे पहले हमने कायरल मॉलिक्यूल को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ना तो पीओएस हो ना तो सीओएस हो, तो हम मान लेंगे उसमें एएओएस भी। ऐसा मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल। ये एक डेफिनेशन हुई। दूसरी डेफिनेशन, अगर एक मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज कैसे है? नॉन सुपर इंपोजेबल या फिर नॉन आइडेंटिकल, तो ऐसा मॉलिक्यूल भी क्या होता है? कायरल। तो ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, नाम की है, काम की नहीं है। जब भी हमसे कभी कोई पूछेगा कि बताओ ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है, तो हम क्या मिरर इमेज बना के बताएंगे? नो, हम पीओएस एंड सीओएस से बताएंगे। पीओएस सीओएस एब्सेंट मतलब मॉलिक्यूल कायरल, मतलब मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल, मतलब मिरर इमेज नॉन आइडेंटिकल। अगर अपन बात करना चाहें अकायरल मॉलिक्यूल की, तो अकायरल मॉलिक्यूल में या तो पीओएस होगा या फिर क्या होगा? सीओएस। तो हमें मिरर इमेज नहीं बनाना है। ये तो समझने का दूसरा तरीका आप समझिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता डिफाइन कायरल मॉलिक्यूल, तो हम लिख के आ जाते ए मॉलिक्यूल व्हिच हैज एब्सेंस ऑफ पीओएस सीओएस एंड एओएस इज नोन एज कायरल, पूरे नंबर मिलते। पर अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें दो स्टेटमेंट देगा, तो हमें दोनों मालूम होनी। अगर किसी चीज को एक से ज्यादा तरीके से डिफाइन किया जा सकता है तो हमें मालूम होना चाहिए, वरना स्टेटमेंट में फंस जाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो अब हम बातें करेंगे किसके बारे में? अकायरल मॉलिक्यूल के बारे में। कायरल मॉलिक्यूल आपने लिख दिया है। अकायरल मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल वाली डेफिनेशन लिखवाऊंगा पहले, जो कि बच्चा इस पर ध्यान देता ही नहीं। अकायरल मॉलिक्यूल लिखिए, अकायरल मॉलिक्यूल यानी कि जो कायरल नहीं होते, अकायरल मॉलिक्यूल। लेकिन इनके सामने पहली डेफिनेशन, मॉलिक्यूल विच आर नॉट कायरल, खत्म। जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होते वो क्या होते हैं? अकायरल। सिंपलेस्ट वे में डिफाइन करो चीजों को, मॉलिक्यूल विच आर नॉट कायरल, पहली डेफिनेशन हो गई। दूसरी और सुनो, और क्या बोल सकते हो? इफ ए मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज आर सुपर इंपोजेबल, if a molecule and its mirror image, if a molecule and its mirror image, if a molecule and its mirror image are superimposable, if a molecule and its mirror image are superimposable, खत्म हो गया। इज नॉन आर नॉन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि एक ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर क्या हो जाए? सुपर इंपोज, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? अकायरल। आइए कुछ ऐसा सर जिससे हम समझ सकें, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये इंग्लिश का अल्फाबेट कौन है? ए, इससे समझेंगे। अगर मैं इसके सामने क्या रख दूं? मिरर, तो उम्मीद करता हूं मिरर की प्रॉपर्टी तो आपको पता होगी। ए के सामने मिरर रखोगे तो ए बनेगा कि बी बनेगा? ए ही तो बनेगा। तो यहां पर हमने इस प्रकार से इसकी क्या बना दी है? मिरर इमेज। अब देखो, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा, आपको एक अल्फाबेट ए दिखाई देगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये बताइए कैसे मिरर इमेज है? आप बोल सकते हो सुपर इम्पोजेबल। ये हमारे सामने है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। या फिर दूसरा बताओ क्या बोल सकते हो? आइडेंटिकल मिरर इमेज। क्या है? आइडेंटिकल मिरर इमेज। तो ये दोनों अलग चीज है ही नहीं, ये दोनों क्या है? सेम। आपने वर्ड क्या लिखा है? देखो, आइडेंटिकल मींस दोनों सेम है, ये दो चीज अलग है ही नहीं। जल्दी से उल्टा दीजिए। तो इसको आपको दो वर्ड्स यहां से पता चले, एक सुपर इंपोजेबल और एक नॉन सुपर इंपोजेबल। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कैसी होती हैं? आइडेंटिकल, यानी कि आप ये कह सकते हो ये होमोमर है, ये अलग नहीं है। पर पिछले वाले होमोमर नहीं थे। राइट हैंड की मिरर इमेज लेफ्ट हैंड, पर वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। सुलटा दिया है। चलिए, तो ये दोनों वर्ड्स हमें क्लियर हुए। नीट 2023 में या नीट 2022 में, एग्जैक्टली अगर याद करो 2022 में स्टेटमेंट था आपका सुपर इंपोजेबल एंड नॉन सुपर इंपोजेबल का। स्टीरियो क्या है? कि शब्दों का भ्रमजाल है।
किसी भी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो हमें उसी पर ही बातें करनी है। अब आते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स पर। किस पर आते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स पर। एक बार मैं आपको वापस फिर से ले चलूं और जो चीजें मैंने डिस्कस की थी वो एक बार बता दूं। अब वापस से सोचो, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, सभी का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड है, बताइए ये कायरल है या अकायरल है, तो क्या आप मिरर इमेज वाली डेफिनेशन से जाओगे? नो। हम किससे जाएंगे? इससे। अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट मान लेंगे एओएसबी, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? यहां से पहचान। आगे बात समझ में? अगर कोई बोले बताओ इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल, तो मिरर इमेज नहीं बनानी है। पूछ रहा है इनडायरेक्टली कायरल है या अकायरल। तो अगर पीओएस सीओएस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मान लेंगे एओएसबी, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, एंड मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर पीओएस या सीओएस में से कोई भी एक आ गया तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? अकायरल, और उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल। तो हमारे पास आंसर कहां से जाएंगे? पीओएस और सीओएस। ये जो अभी डेफिनेशन दी थी सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल, ये नाम की है काम की, इनसे नहीं पहचाना जा सकता कभी भी। क्लियर? एकदम। चलिए अब आते हैं हम सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स की तरफ आते हैं, और उसमें सबसे पहला हमारे सामने आएगा, पहला सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन शॉर्ट इसको पीओएस से लिखा जाता है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिग्मा। नोटेशन है, जैसे एंगल को किससे लिखते हो? थीटा, तो इसको किससे लिखा जाता है? सिग्मा से। प्लेन ऑफ सिमेट्री। डेफिनेशन लिखिए इसकी, डेफिनेशन लिखिए। एन इमेजिनरी प्लेन, अंडरलाइन द वर्ड इमेजिनरी, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। एन इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the given molecule, an imaginary plane which bisect the given molecule, which bisect the given molecule in such a way, which bisect the given molecule in such a way that one half of the molecule, that one half of the molecule, that one half of the molecule is the mirror image of other half, that one half of the molecule is the mirror image of other half। कि मॉलिक्यूल को इस कदर दो टुकड़ों में काट दे कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या दिखाई दे? मिरर इमेज। दैट वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। अगला पॉइंट लिखिए। ए मॉलिक्यूल कैन हैव, ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस, इनफैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन हैव मोर देन वन पीओएस, किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरीके से उसको दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। हमें कभी भी नंबर ऑफ पीओएस नहीं ढूंढते हैं। अगर एक सिंगल पीओएस भी मिल गया तो मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? अकायरल। हमारा काम हो गया बस, हमें नंबर नहीं पूछेगा कभी भी, हमसे तो बस ये देखना है कि उसमें है या नहीं। अगला पॉइंट लिख लो। प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल पीओएस, अगर एक सिंगल पीओएस भी आपने ढूंढ लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री, presence of a single POS makes the molecule achiral. Presence of a single POS makes the molecule achiral. अगर एक सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर आपने ढूंढ लिया है दोस्तों, तो भी आपके सामने वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? अकायरल। एक है तो भी अकायरल है, पांच है तो भी अकायरल है, इनफाइनाइट है तो भी अकायरल। आइए अब उसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। सभी का ध्यान आपका इधर होना चाहिए। बहुत बड़े देखो क्यूब बनकर आ गया, ये देखो, ये हमारे सामने क्यूब है। अब आप इसको सोचो, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन। क्या बोला? इमेजिन कीजिए इसको कैसे दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। क्या एक क्यूब को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है? आइए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसको दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है। सर बताइए प्लीज। देखो पहला वाला बताते हैं। ऐसे कट करेंगे यहां से हॉरिजॉन्टली, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा
नीचे। चलिए इसको कट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमारे सामने है। क्लियर। फिर अगर अपन बात करें तो ये है, फिर अगर अपन बात करें तो ये है और ये है। इस वाले प्लेन को इमेजिन करो जो येलो से बनाया गया है। किससे बनाया गया है? अगर मैं इसको आप लोगों के सामने इस कदर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो आप देखो ये येलो वाले प्लेन ने, किसने? येलो वाले प्लेन ने इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट किया हुआ है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या दिखाई दे रही है? मिरर इमेज। इनफैक्ट ये जो आपका पीओएस है इसी को ही क्या बोलते हैं? पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरी बात सुनो, ये पीओएस किसका काम करना चाहिए? मिरर का। ऐसा लगना चाहिए कि ये मिरर बीच में सेट हो गया मॉलिक्यूल के अंदर। आइए समझते हैं। देखो अगर मैं इस कॉर्नर की मिरर इमेज देखूं तो कहां दिखाई देगी? यहां पर देखो, आपको ऐसा लगेगा बीच में मिरर रखा है, इसकी मिरर इमेज यहां पर। सिमिलरली इसकी मिरर इमेज कहां दिखाई देगी? यहां पर। एक इधर बात करना चाहें तो इसकी मिरर इमेज कहां दिखाई देगी? यहां पर। इसकी मिरर इमेज कहां दिखाई देगी? यहां पर। इस प्रकार से तो ये पूरे मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में कट कर रहा है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या है? पीओएस। आप बताइए पीओएस आते ही मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल? मॉलिक्यूल अकायरल। बताओ इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल? सुपर इंपोजेबल। आप घर पर जाकर देख लेना, एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब कंप्लीटली सेट हो जाता है। तो ये हमारे सामने रहेगा सुपर इंपोजेबल। आप थोड़ा सा स्टीरियो में समझते हुए जाओ, चीजें समझ में आएंगी ना, तभी उसके शब्दों के भ्रम जाल से बच पाओगे। अब आपके सामने ये आया, अब आपको लगा कि अच्छा इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर अपन बात करें तो एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो सकते हैं। किस प्रकार से? चलिए वापस समझते हैं। वही क्यूब हमारे सामने दोबारा से। एक और तरीका बताओ इसको दो बराबर हिस्सों में कट करने का। एक और तरीका है क्या? है सर, बहुत सारे तरीके हैं, आओ मैं बताता हूं सर आपको। देखो अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं, किस तरीके से कट करते हैं? अगर हम इसको कुछ इस तरीके से सर कट करते हैं, ये वाला अगर सर आप प्लेन देख पा रहे हो तो देखो बराबर दो हिस्सों में कट कर दिया, कट कर दिया दो बराबर हिस्सों में। गौर से देखते रहो दो बराबर हिस्से कौन कौन से हैं। तो ये वाला आपका प्लेन है, सो दैट मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करवा पाऊं। ये हमारे सामने प्लेन है। तो देखो इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज ये दिखेगी, इस बार मिरर यूं रखा, और इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज यहां दिखाई देगी, इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज यहां दिखाई देगी, और इस वाले कॉर्नर की मिरर इमेज यहां। तो बताइए इसके अंदर एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री है? जी हाँ। किसी बच्चे ने ये वाला सोचा, किसी बच्चे ने ये वाला सोचा, अभी और भी आ सकते हैं इसके अंदर। अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, और भी है क्या जिसमें हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ सकते हैं? इनफैक्ट इसमें 9 होते हैं, लेकिन हमें कितने हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर सर क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, पर हमें कितना ढूंढना है बच्चे? हमें ढूंढना है मात्र और मात्र एक। अगर हमें एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे गया तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल कैसा है? अकायरल। ढूंढ पा रहे हो इस बार कैसे? इस बार वर्टिकली कट कर दिया है तो दो बराबर हिस्से होंगे। तो ये वाला जो आपका प्लेन है कैसा? देखो इस कॉर्नर को कौन सा मिरर इमेज दिखाई देगा जरा बताना। इस कॉर्नर को ये दिखेगा, मिरर ऐसे रखा हुआ। इस कॉर्नर को ये दिखेगा, इस कॉर्नर को ये दिखेगा, इस कॉर्नर को ये दिखेगा। तो बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो सेम मॉलिक्यूल में आपने 3 पीओएस देख लिए, हमें कितना देखना है? मात्र एक। हम यहीं से कह सकते थे ये मॉलिक्यूल अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है। आपको टोटल नहीं काउंट करने, आपको तो मात्र एक ढूंढना है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन, जैसे पूरा इमेजिनेशन का खेल किस में चलता है? साउथ की मूवीज में। साउथ की मूवीज देखी आपने? पूरा इमेजिनेशन का वहां पर मामला चलता है। आपको भी ऐसे ही इमेजिन करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। वो साउथ की मूवी कई बार होती है, लड़ाई चल रही होती है, हीरो की एंट्री होती है ऐसे यूं, जिस स्पीड से हीरो आता है उतनी स्पीड से पीछे चेयर भी आती है। कोई नहीं खींच रहा होता चेयर को, कहता लॉजिक घर रख लो अपने, और हीरो ऐसे पैर फोल्ड करेगा, बैठेगा, चेयर एकदम सेट हो जाएगी। एक विलन बचेगा, बाकी सारे साफ हो जाएंगे। एक विलन बचेगा, बाकी सारे साफ। हीरो की तरफ पलट के देखता है कि बाकी कहां गए। फिर हीरो बोलता है फ्लैशबैक,
फिर पता चलता है कि अच्छा ऐसे ऐसे इसने सुलटाया है। ये थोड़ा अलग तरीका है, सुलटाने के बाद बता रहा है। साउथ में एक और तरीका होता है, जैसे लड़ाई शुरू होती है तो मेन विलन को बुलाता है, रुद्रा अगर तूने मारा तो मैं कैसे कैसे मारूंगा, इमेजिन। हथियार रख के भाग जाते हैं कि लड़ने का कोई मतलब, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो आप बोलोगे कि सर मुझे तो प्लेन नहीं दिख रहा, तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, यू हैव टू इमेजिन, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अभी तो मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है ये आइडिया दिया है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। जल्दी से सुलटाइए, तीनों में से कोई एक डायग्राम बना लो, काफी है अपने लिए। मतलब पीओएस होता क्या है, कम से कम ये तो हम विजुलाइज कर पाए। फिर आपसे ऐसी चीजों में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछा जाएगा जो डेली लाइफ में आपने देखा है। आप देखना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप बता दोगे, पर नॉर्मल वालों में आप नहीं बता पाओगे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों, एक ही डायग्राम बनाना है, ठीक है। हमें ये नहीं कि कितने पीओएस हैं, वो ढूंढने का क्वेश्चन नीट में नहीं आता है, क्योंकि ये भी इनडायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। पूरी एनसीईआरटी में पीओएस वर्ड नहीं दिखेगा आपको। सुलटा दिया है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, कुछ और प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं, कुछ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। यहां पर आप गौर से देखिए, ये आप लोगों के सामने कौन है, स्फेयर, ठीक है। आपको बताऊं आपका जो एटम होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल, ये तो सब जानते हैं। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हम इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर सकते हैं, जी हाँ। इसको दो बराबर हिस्सों में कट करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका सीखें, सबसे पहला तरीका सीखें। मान लीजिए अगर मैंने इसको इस प्रकार से दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया, इस प्रकार से दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया है, कट। तो ये जो आपका है ये क्या कहलाएगा, राइट नाउ ये कहलाएगा पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। और देखो काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, जरा उस पर हम बात कर सकते हैं। हेमिस्फेयर बना हुआ है क्या कहीं पे, आगे भी है क्या, है कहीं हेमिस्फेयर, ये रहा, वाह मजा आ गया। तो यहां पर अगर हमने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है, तो आप देखिए इसके रोटेट, इतना मैं टेक्निकल स्ट्रांग नहीं हूं, ये लो, ठीक, बस हो गया मेरा काम। राक्षस, क्या बात है क्या बात है, जाऊं मैं। तो देखो इसको हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो कट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का क्या है, मिरर इमेज। तो हमने इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया है। इसका मतलब आपके स्फेयर के अंदर भी क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ध्यान रखना, और कुछ याद रहे ना रहे, आप एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना, क्या एटम्स आर, एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। सही बात है कि नहीं है। तो एक स्फेयर को अगर दो हिस्सों में काटा जा सकता है, तो एक एटम को भी दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। ये तो आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से काटा, ऐसे वर्टिकल से भी काटा जा सकता था। तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग रहा है किसके रिगार्डिंग, प्लेन ऑफ सिमेट्री। जल्दी से सुलटाइए। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कायरल हुआ या अकायरल, अकायरल। इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। आने लगे वर्ड्स। तो जब चीजें दिमाग में क्लियर होंगी ना, तभी आप ऑप्टिकल पर हाथ डाल पाओगे, रट नहीं सकते इस टॉपिक को आप। अभी कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल भी लेंगे। सुलटा दिया है, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। सुलटा दिया है, एकदम परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, नहीं बनेगा, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, काम खत्म, बस। अब सुलटा दिया है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को।
हम कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट लाते हैं, देखते हैं कि आप चीजों को विजुलाइज करना सीखे कि नहीं सीखे, इमेजिन करना सीखे कि नहीं सीखे। आइए इस ग्लास के अंदर बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। क्या इस ग्लास को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है और दोनों हिस्से एक दूसरे की मिरर इमेज हो? कैसे कट करोगे? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कट करोगे तो ऊपर से तो खाली है, नीचे तो बॉटम है इसके। क्लियर? वर्टिकली ऐसे दो बराबर हिस्से कटेंगे। जैसे आपने देखा है कितने लोगों के जो पापा लोग हैं वो दो भाई हैं और वो सेपरेट हो चुके हैं, तो बंटवारा होता है तब पीओएस का इस्तेमाल होता है। हर चीज दो बराबर हिस्सों में काटी जाती है। प्रॉपर्टी आधी आधी, जमीन आधी आधी, घर भी आधा आधा, दो बराबर हिस्से किए जाते हैं। तो मान लीजिए रूम पार्टनर थे आप लोग, अब सेपरेट हो रहे हो तो हर चीज क्या होगी? आधी आधी। तो ग्लास भी आधा आधा कटेगा। तो इसको दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, हाँ। तो इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस ऑब्जेक्ट इज कायरल और अकायरल। दिस ऑब्जेक्ट इज अकायरल। अब आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लाएं, डेली लाइफ का एग्जांपल। देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो समझा दूंगा मैं, पर तुम्हें डेली लाइफ वालों में दिक्कत है। चलिए अगला एग्जांपल आप लोगों के सामने है बाइसिकल। क्या है बताइए? कौन से वाले माने? नॉर्मल वाले माने, गर्ल्स वाले माने? कोई सी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिसको जो पसंद है वो वैसी वाली बाइसिकल मान सकता है। क्लियर? और बताओ बाइसिकल को दो बराबर हिस्सों में कट किया जा सकता है क्या? सोचो कैसे भी करके, दो बराबर, एग्जैक्टली दो बराबर हिस्से। बाइसिकल, कितने लोगों को लगता है कि बाइसिकल दो बराबर हिस्सों में काटी जा सकती है? काफी लोगों को लगता है, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जरा बताओ कैसे काटोगे? ये है बाइसिकल, ये दो हैंडल हैं, ठीक है। आपने ऐसे उसको कट कर दिया। तूने राक्षस जीवन में बाइसिकल नहीं चलाई है? चेन कवर एक साइड की दोनों साइड? चेन चेन साइकिल में एक साइड होती कि दोनों साइड? एक साइड। तो आप ऐसे फ्रेम होती है साइकिल की। मैं थोड़ा सा इतना परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, पर हाँ मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं कि कुछ इस वी शेप के अंदर आपकी क्या होती है? साइकिल। यहां पर क्या होता है? पेडल। क्लियर? इधर से वो चेन चलकर जाती है, यहां पर आपका पीछे वाला जो पहिया होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां पर रख लेते हैं। ये लीजिए, ऐसे ऐसे कुछ आपकी साइकिल होती है और यहां पर क्या होती है? चेन। तो मैं जो समझाना चाहता हूं समझिए, बहुत बेसिक पहला एग्जांपल दिया है। इन्होंने कहा सर ऐसे काटेंगे, तो एक साइड का हैंडल इधर, एक साइड का हैंडल इधर। अगर इनके पास साइकिल नॉर्मल है, मैंने कहा है नॉर्मल, क्योंकि लोगों के शौक अलग अलग होते हैं, तो उसमें नॉर्मली घंटी एक ही साइड होती है, राइट हैंड साइड। तो जब आप यहां से कट करोगे तो राइट हैंडल पर तो घंटी होगी, लेकिन लेफ्ट पर यही दो बराबर हिस्से नहीं हुए। ठीक है, और अपन आगे बढ़े तो आप देखना यहां पर चेन एक ही साइड होती है, दूसरी साइड तो ये फ्रेम तो कटती हुई आ जाएगी दो बराबर हिस्सों में, पर चेन एक साइड एक साइड। दूसरी बड़ी बात, पैडल। राक्षसों अगर जीवन में कभी साइकिल चलाई है, देखी भी है, हालांकि तुम बहुत गरीब हो, तुमने देखा ही नहीं है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है, और ये जो आपने बनाई है तो वास्तव में पहली बार देखी है। तो पैडल की अगर अपन बात करें, इधर साइड वाला पैडल यूं होता है तो उधर की साइड का पैडल यूं होता है, अपोजिट साइड होते हैं। तो जब आपकी साइकिल यूं खड़ी है तो इस वाला पैडल नीचे और ये वाला पैडल, तो आप कट करोगे तो आप देखो ये पैडल के सामने तो उसकी इमेज बनी। अब ये कोई साइकिल नहीं हो सकती जिनके दोनों पैडल एक साथ हो, तो चलाओगे कैसे? ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर तो कोई भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसको ऐसे कट करोगे यहां से, तो हैंडल एक साइड जाएगा, एक साइड, दोनों इससे बराबर एक दूसरे की मिरर इमेज होना, तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए आपको और मौका दिया जाता है और ढूंढना है। कार में, कार कार इमेजिन कीजिए, जिस भी कंपनी की है, जो भी है, ढूंढिए क्या कार में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कार का डायग्राम तो मैं ठीक ठाक बना लेता हूं। ये पुराने बॉलीवुड मूवी वाली कार है ना, इस तरीके वाली। ये हमारे सामने कार है। क्लियर? बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अब देखो, जिसने कार नहीं देखी वो बोलेगा ये काट दिया दो बराबर हिस्से, तो राक्षस पहली बार इस ऐसे यूं काटेगा तो एक साइड इंजन होता है, एक साइड डिग्गी होती है। क्लियर? तो इधर तो इंजन मिलेगा, इधर कुछ भी, इसका मतलब है ये दो बराबर हिस्से होने चाहिए। दूसरी बात, अब बोलेगा कि ठीक है सर फिर ऐसे काटेंगे यूं नीचे की तरफ, ऐसे।
तो आप अगर कभी भी जीवन में कार चलाए हो या चलती हुई कार को देखा है, तो उसमें स्टेयरिंग जो होता है वो एक ही साइड होता है, दोनों साइड। तो कार को इमेजिन करो ऐसे वर्टिकली दो हिस्सों में काटने के, एक साइड स्टेयरिंग जाएगा और एक साइड स्टेयरिंग नहीं जाएगा, तो उसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये भी कायरल ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री बाकी है। दूसरा पॉइंट, अच्छा और एक सिंपल एग्जांपल दो, इसमें थोड़ा अच्छा नॉलेज लगेगी आपकी, मतलब इस ऑब्जेक्ट को आपने बहुत ही करीब से देखा होगा तो ही बता पाओगे। हॉकी स्टिक में बताओ, हॉकी स्टिक में बताओ, हॉकी स्टिक के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? हॉकी स्टिक के अंदर कितने लोगों का मानना है कि उसमें पीओएस नहीं है? हॉकी स्टिक में एक दो बच्चों का ही मानना है, बाकी सबको पीओएस दिखता है ना। तुमने जीवन में हॉकी खेली है और तुमने खाई तो बिल्कुल भी नहीं है, खाई होती तो तुम्हें पता चलता, दो साइड से अलग अलग लगती है वो। अगर हम बात करें हॉकी स्टिक की, तो हॉकी स्टिक आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा ही होता है। तो जिस साइड से आप खेलते हो वो चपटी होती है और दूसरी साइड उभरी हुई। तो ऐसे तो दो बराबर हिस्से कर नहीं सकते, इसके नहीं कर पाओगे। तो तुम जो बराबर हिस्से करने की सोच रहे हो, यहां से यू नीचे की तरफ काटते हुए जाओगे, ऐसे काटते हुए जाओगे, तो ऐसे काटते हुए जाओगे मेरे भाई, तो इधर की साइड का एक हिस्सा तो उभरा हुआ होता है और दूसरा साइड का चपटा, जहां से बॉल को हिट करते हैं वो चपटा होता है। दो बराबर हिस्सों में नहीं कटेगा, मतलब तुमको ये भी नहीं आता, अब ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डेली लाइफ के एग्जाम्पल तो सारे तुमने रायता फैला दिया है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ, कि ऑर्गेनिक के या केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स में किस प्रकार से प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा जाता है। देखिए अभी आप ध्यान से सुनते रहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसकी बातें चल रही हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं आपको ढूंढने के कुछ जर्नल तरीके बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? ढूंढने के कुछ जर्नल तरीके, जिससे आसानी से प्लेन मिल जाता है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कौन से वाला है और कितने हैं, बस हमें मालूम होना चाहिए। कुछ प्लेन ऐसे होते हैं जो बाइसेक्टिंग होते हैं, क्या होते हैं? बाइसेक्टिंग प्लेन, बाइसेक्टिंग प्लेन। ये ऐसा प्लेन होगा जो मॉलिक्यूल के हर एटम को दो बराबर हिस्सों में काट देगा। और एटम कैसा होता है? स्पेरिकल। अगर आपका स्फेयर दो हिस्सों में कट गया तो अपने आप क्या बन गया? मिरर इमेज। तो ये आपका ऐसा प्लेन होगा जो पूरे मॉलिक्यूल के ही हर एक एटम को दो बराबर हिस्सों में काटेगा। चलिए सर ऐसे तो बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने है कार्बन, इन दोनों कार्बन कार्बन में क्या है? डबल बॉन्ड। यहां पर अगर अपन बात करें, कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहां पर भी कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए क्या लगा हुआ है? Cl। क्लियर? यहां पर अगर अपन बात करें, क्या लगा हुआ है? Br। और हमसे पूछा जाता है क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? तो जरा ध्यान से सुनिए, आपका एटम कैसा होता है? स्पेरिकल। कैसा होता है? स्पेरिकल। केवल साइज का फर्क होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, किसका फर्क होता है? साइज का। जैसे क्लोरीन की साइज कम, ब्रोमीन की साइज ज्यादा, तो ये छोटा स्पेयर और ये बड़ा। उस एटम पर Br नहीं लिखा होता, जैसे मेरा नाम क्या है? योगेंद्र, लेकिन कहीं लिखा है क्या? ये तो हम बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि Br में Br तो दो बराबर हिस्सों में नहीं कटा। अरे ब्रोमीन, ये तो नोटेशन आपने दिया है Br, तो बाकी तो ये तो एक एटम है स्पेरिकल, एक छोटा स्पेयर और एक बड़ा स्पेयर। अब आप सोचो, पहले इस मॉलिक्यूल को 3D में विजुलाइज करो। मैं इनफैक्ट यहां पर भी बदल देना चाहता हूं। मान लीजिए हमने यहां पर किसको रखा है? आयोडीन। अब इस मॉलिक्यूल को एक बार 3D में विजुलाइज करो। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, कैसा है? आप बताइए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। और इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp2। sp2 में बॉन्ड एंगल 120, मतलब एक प्लेन में लाई करता है। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर। इस मॉलिक्यूल को इमेजिन करके बताओ, ये मॉलिक्यूल राइट नाउ कौन से प्लेन में है? वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में? अबे दिमाग से पैदल लोगो, ये वेज और ये डैश, तो ये है मॉलिक्यूल। कौन सा है? ये है मॉलिक्यूल। बताओ, रेड वाला आपके लिए वेज, ये रेड वाला आपके लिए, येलो वाला, येलो वाला। आगे बात समझ में? अब हमने चारों एटम अलग अलग लगाए हैं, चलिए हम चारों एटम अलग अलग लगाकर सोचते हैं। जरा ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लोग इसमें ढूंढते रह जाएंगे और आप बिना पेन चलाए ही अपना आंसर करके निकल लेंगे। ये जबरदस्त पॉइंट है, इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। जहां मन करे वहां देखना, आप आजू बाजू काजू, कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये आपके सामने है। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर।
द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल, सारे एटम एक प्लेन के अंदर है। तो कौन सा प्लेन सोचो? हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से हम सोचें तो प्लेन के रास्ते में जो भी एटम आएगा वो बाय डिफॉल्ट दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो अगर मैं ये प्लेन सोचूं तो ये एक स्पेयर है, ये भी एक स्पेयर है, तो बताइए यूं जो प्लेन जाएगा इन दोनों को बराबर हिस्सों में, आधा पर्पल ऊपर, आधा पर्पल, आधा येलो ऊपर, आधा येलो, आधा ब्लैक ऊपर, आधा ब्लैक, फिर आधा ब्लैक, आधा ब्लैक, आधा येलो, आधा येलो, आधा येलो, आधा येलो, पूरा मॉलिक्यूल दो बराबर हिस्सों में कट। कौन से प्लेन ने काट दिया? जिस प्लेन में ये लाई कर रहा था, जिसे हम मोलिकुलर प्लेन बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? तो अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो वो एक ही प्लेन में आएगा, मतलब सभी एटम एक प्लेन में लाई करेंगे, और उसी प्लेन से आप उस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हो? बाइसेक्ट। तो हाल फिलहाल आपके पास कितने एटम है? 6। हर एक एटम दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। अगर अपन ब्लेड लाकर इसको कट करें ना तो इस एक मॉलिक्यूल के कितने हिस्से हो जाएंगे? 2। आपके यहां से 2 येलो अलग अलग हो जाएंगे, यहां से 2 आपके जो है ब्लू अलग हो जाएंगे, 2 ब्लैक अलग, बिल्कुल एक दूसरे की क्या दिखाई देगी? मिरर इमेज। तो आपके सामने जो प्लेन निकलेगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। इसको भी कितने हिस्सों में काटेगा? 2। 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 और इसको भी 2। तो दुनिया के हर प्लेनर मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है। मेरी टैगलाइन ध्यान रखना, प्लेनर है तो पीओएस है। जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उसी में कट जाएगा, इसे मॉलिक्यूलर प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर। चलिए और समझते हैं, इनऑर्गेनिक एग्जांपल की तरफ आते हैं। मान लीजिए आप लोगों के सामने BF3 मॉलिक्यूल है। क्या है? यहां पर हमारे सामने है फ्लोरीन, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो भी फ्लोरीन, और यहां पर अगर अपन बात करें तो भी फ्लोरीन। तो आपका जो BF3 मॉलिक्यूल है वो प्लेनर मॉलिक्यूल है, बिकॉज बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp2। तो आप समझिए ये एक आपके सामने एटम है, मतलब एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। तो कौन से वाले प्लेन से काटोगे? राइट नाउ दिस मॉलिक्यूल इज लाइंग इन विच प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे ये देखो, ऐसे सोचो, एक फ्लोरीन आपकी तरफ, एक फ्लोरीन आपसे दूर, और एक फ्लोरीन ना आपसे दूर ना आपसे नजदीक, सॉलिड लाइन के ऊपर। तो कौन से वाला प्लेन से? हॉरिजॉन्टल प्लेन से काट दो। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन से कटेगा, आधा फ्लोरीन ऊपर आधा फ्लोरीन, आधा फ्लोरीन ऊपर आधा फ्लोरीन, आधा फ्लोरीन ऊपर आधा फ्लोरीन, आधा फ्लोरीन ऊपर आधा फ्लोरीन। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जिस भी एटम से आपका प्लेन निकलेगा वो एटम दो बराबर हिस्सों में कटेगा भी और बटेगा भी। इस प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलते हैं? बाइसेक्टिंग प्लेन। मींस ईच एंड एवरी एटम इज बाइसेक्टेड, मतलब दो बराबर हिस्सों में कट गया है। कोई ऐसा एटम नहीं बचा जो कटा ना हो, और जिस भी एटम से प्लेन गया वो दो बराबर हिस्सों में कटेगा भी और बटेगा भी। टेंशन लेना ही नहीं कभी भी उसकी, क्योंकि एटम पहले ही बता चुके हैं कैसा होता है? स्फेरिकल। इसका मतलब क्या पता चला? इसका मतलब यह पता चला, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल, every planar molecule has a bisecting plane, has a bisecting plane। इस बाइसेक्टिंग प्लेन को कई बार आप स्लाइस कट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्लाइस कट। इसका मतलब तो यह पता चल गया, एवरी प्लेनर मॉलिक्यूल इज एकायरल। ऐसी आती स्टेटमेंट घूमती हुई, ए प्लेनर मॉलिक्यूल इज एकायरल। अब बच्चा सोच रहा है कुछ दिया ही नहीं मॉलिक्यूल के बारे में। अबे मूर्ख, प्लेनर है तो पीओएस है, क्योंकि उसी प्लेन में मॉलिक्यूल कट जाएगा। कौन से प्लेन में? मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर पूरा मॉलिक्यूल XY प्लेन में है तो XY प्लेन ही उसको दो बराबर हिस्सों में काट रहा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अभी लिखना नहीं है, पर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा बाइसेक्टिंग है या कौन सा है। हम खुद अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे इजीली ढूंढा जा सकता है। दूसरा हमारे सामने आता है रिफ्लेक्टिंग प्लेन। क्या आता है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन होता है दोस्तों जो किसी एटम को कट नहीं करेगा, जो किसी एटम को कट नहीं करेगा, बल्कि एक हिस्से को दूसरे हिस्से की मिरर इमेज में कन्वर्ट करके दिखाएगा। आइए समझते हैं किस प्रकार की बातें मैं यहां पर कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनते हुए जाइए। यहां पर मान लीजिए हमारे सामने है Cl, क्लियर? या पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हमारे सामने COOH, यहां पर भी है COOH। यहां पर बताइए वेज पर कौन है? OH। डैश पर कौन है? H। यहां पर वेज पर कौन है? OH। यहां पर डैश पर कौन है? H। अब हमें ढूंढना है क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है।
तो आप ट्राई करके बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। देखो मुझे तो इस मॉलिक्यूल में साफ साफ एक प्लेन दिखाई दे रहा है। प्लेन जरूरी नहीं है कि एटम्स को काटे ही, इसके बारे में सोचो। ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, मॉलिक्यूल के बिल्कुल बीच में आ गया है। थोड़ा समझाओ सर कैसे, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। COOH के सामने बताओ कौन है, तो बताओ मिरर इमेज बना दी कि नहीं बना दी। बताओ इधर कौन है, कार्बन, कार्बन के सामने बताओ OH इधर वेज पर, तो उधर भी वेज पर। OH के सामने आप जानते हैं ना, OH इधर प्लेन से बाहर, तो उधर भी OH प्लेन से, और H के पीछे H। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हालांकि हमने एक भी एटम नहीं काटा, कोई कटा नहीं है, लेकिन बीच से गया एक हिस्सा दूसरे हिस्से की क्या दिख रही है, मिरर इमेज। अरे आपने ऐसे पहले भी डायग्राम बनाए हैं दोस्त, हमने किसी भी कॉर्नर को नहीं काटा। क्या हमने कोई कॉर्नर काटा, नहीं काटा, लेकिन इसकी मिरर इमेज ये बना दी, इसकी मिरर इमेज ये बना दी। तो ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, मॉलिक्यूल को आधा हिस्सा उसी की मिरर इमेज दिखाई दे रही है। क्लियर। तो इस टाइप का प्लेन भी आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, तो एक प्लेन हमारे सामने, तो ये मॉलिक्यूल बताओ इसमें क्या आ गया है, पीओएस। पीओएस का मतलब मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल। इसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, सुपर इंपोजेबल। तो जाओ कर लो, सुपर इंपोज करके दिखाओ। हमसे थोड़ी प्रैक्टिकल पूछने वाला है, हमसे तो क्वेश्चन पूछेगा कि मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल। हमने तो बोल दिया सुपर इंपोज, ये थोड़ी पूछेगी करके दिखाओ, ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा। क्लियर। वहां प्रोफेसर को कोई लेना देना नहीं है कि सुपर इंपोज कर पाए थे क्या पेपर में, हम पीएस से जवाब दे रहे हैं, सीएस से जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग एंड अगर अपन बात करना चाहें रिफ्लेक्टिंग प्लेन, बाइसेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्लेन, बाइसेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये हमारे सामने। मतलब ये प्लेन कुछ ऐसा होगा, कुछ एटम्स को तो क्या करेगा, काटेगा, और जिनको नहीं काटेगा उनकी मिरर इमेज दिखा देगा, सेम एटम एकदम सामने। आइए बहुत ही बेसिक एग्जांपल से, यही एग्जांपल मैं वापस से उठाता हूं, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने कौन है, बोरोन। यहां पर बताइए वैस के ऊपर कौन है, फ्लोरीन। यहां पर बताइए डैश के ऊपर कौन है, फ्लोरीन। सही बात है। यहां पर आपका सॉलिड लाइन पर कौन है, फ्लोरीन। तो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर और नॉट प्लेनर, बिकॉज बोरोन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है दिस इज sp2, यस इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। अब समझिए कौन से प्लेन में है ये मॉलिक्यूल, बताइए। एक बार मुझे 3 पेन दे दीजिए कैप के साथ, एक और दे दो बच्चे। मॉलिक्यूल को थोड़ा सा अलग कलर का दो, हाँ ये दे दो। चलिए विजुलाइज करते हैं इस मॉलिक्यूल को। ये मॉलिक्यूल आपके सामने प्लेनर है। एक प्लेनर मॉलिक्यूल को कैसे भी देखा जा सकता है, पहला तरीका ऐसे देखो। अब आप इस मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे देख रहे हो तो पूरा मॉलिक्यूल आपको एक ही प्लेन में दिखेगा। कौन से प्लेन में, कौन सा प्लेन है ये बताओ, वर्टिकल। कौन सा है, सही बात है। तो अगर मैं ये वाला प्लेन लूं वर्टिकल, तो यहां पर कौन है बताओ, फ्लोरीन। यहां पर कौन है, यहां पर, और बीच में बोरॉन। सारे एटम मेरे रास्ते में आएंगे। तो ये एक स्फीयर होगा दो बराबर हिस्सों में, ये भी दो बराबर हिस्सों में, ये भी दो बराबर हिस्सों में। इसका मतलब इसको वर्टिकल प्लेन से काटा जा सकता है, जो कि हम पहले कर चुके हैं, इसी को हम बाइसेक्टिंग कहते हैं। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं दोस्तों, तो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को ऐसे देखूं तो अब ये कौन से प्लेन में है पूरा मॉलिक्यूल, हॉरिजॉन्टल। ये रहा देखो, ये फ्लोरीन वेज, ये फ्लोरीन, और ये सॉलिड लाइन। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया है तो हॉरिजॉन्टल से काट दूंगा। बताइए सारे एटम मेरे रास्ते में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल प्लेन में लाई करता है तो वो 100% कटेगा, वही प्लेन जिसमें वो आ रहा है वही काट के चला जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से भी काटा जा सकता था। ये मॉलिक्यूल ये वापस से इमेजिन करो, ये है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल से नहीं काट रहा हूं, मैं इसको किससे काट रहा हूं, वर्टिकल से। किससे काट रहा हूं, वर्टिकल से। इस वर्टिकल प्लेन को थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये है वर्टिकल प्लेन, मैं इस तरीके से काट रहा हूं। तो मेरा जो प्लेन है किस किस एटम के थ्रू जा रहा है, एक फ्लोरीन और एक बोरोन, दोनों के थ्रू जाएगा। जिस एटम से प्लेन जाएगा वो एटम दो बराबर हिस्सों में कटेगा भी। और तो बताइए ये फ्लोरीन और ये बोरोन तो कट गए, लेकिन ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन नहीं कटे। लेकिन आप देखो ये प्लेन किसका काम कर रहा है, मिरर का। अगर आप बीच में मिरर रख दो तो इसकी मिरर इमेज के नीचे कौन बनेगा, फ्लोरीन की मिरर इमेज, फ्लोरीन।
तो ये आप देखो जो नहीं कटे, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में क्या रखा है, मिरर। इसकी मिरर इमेज इधर बनी है, इसकी मिरर इमेज इधर। तो ये बाइसेक्टिंग एज वेल एज रिफ्लेक्टिंग है। इन दोनों एटम को तो क्या किया है, बाइसेक्ट, काट दे इनको तो। और जो नहीं कटे उनकी क्या बना दी है, मिरर इमेज। कुल मिलाकर दो बराबर हिस्से होने चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे वाले प्लेन से काटूं तो एक फ्लोरीन इस हिस्से में पूरा जाएगा, एक फ्लोरीन इस हिस्से में पूरा, बोरोन आधा इधर आधा इधर, ये फ्लोरीन आधा इधर, दो बराबर हिस्से हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब ये भी प्लेन सोचा जा सकता है। तो यहां पर आप लोगों के सामने कौन से वाले प्लेन की अपन बात कर सकते हैं, यहां पर हम इस वाले प्लेन की बातें कर सकते हैं। अब 3D में तो बातें होंगी नहीं, किस में होंगी, 2D में। तो आप बताओ, ये वाला जो आपका एटम है दो बराबर हिस्सों में, ये दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्से हो गए, और ये एक दूसरे की क्या बन गई है, मिरर इमेज। तो कुल मिलाकर पीओएस तो है ना, कोई सा भी उससे क्या फर्क पड़ने, दो बराबर हिस्सों में कट गया है। अब अगला एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे सामने क्लियर, जरा ध्यान से सुनना। यहां पर अगर अपन बात करें, वेज के ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, Cl, डैश पर क्या लगा दिया है, H। यहां पर बताइए, वेज के ऊपर क्या लगा दिया है, Cl, डैश के ऊपर क्या लगा दिया है, H। यहां पर आपका वेज पर कौन है, Br, डैश पर कौन है, Cl। मैं आपको एक प्लेन बता रहा हूं, आपको बताना है कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या फिर नहीं। मैं आपको एक प्लेन बता रहा हूं, बस आपको इमेजिन करके बताना है कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका है या फिर नहीं है। मैं ये वाला प्लेन आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, ये वाला जो प्लेन है मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं। आप बताइए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। सोचो थोड़ा, ऐसे 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 कन्विंस मत हो जाओ, सोचो। देखो, इसको प्लेन को क्या मानो, एक बार मिरर। जहां कंफ्यूजन आएगा अपन दूर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मिरर मान लें। तो आप बताओ, यहां पर कौन है, कार्बन, तो कार्बन की मिरर इमेज, परफेक्ट है मामला। आप बताओ, वेज पर कौन है, क्लोरीन, तो यहां पर भी वेज पर कौन है, ऐसा लगेगा क्लोरीन के सामने क्लोरीन के बीच में मिरर रखा है। ठीक है। आप सोचो, मेरा जुड़वा कोई आके इधर मेरे सामने खड़ा हो जाए तो आपको क्या लगेगा, अरे सर की एकदम कार्बन कॉपी, मतलब मिरर इमेज। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में क्या रखा हो, मिरर रखा हो। तो ये देखो, Cl के सामने Cl, H के सामने H। सर यहां तक परफेक्ट था, कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा, ये प्लेन जो है ये इस कार्बन के बिल्कुल बीच से गया है, क्लियर। तो यहां भी बच्चे को डाउट नहीं, कार्बन जो आपका एटम होगा वो दो बराबर हिस्सों में कट गया। लेकिन अब बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चे कि सर एक साइड और एक साइड, ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज। लेकिन दोस्त, ये प्लेन ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच से जा रहा है, क्योंकि हम बातें 2D में कर रहे हैं और मॉलिक्यूल किस में है, 3D में। क्या सर ये बात आप हमें विजुलाइज करवा पाओगे, 101%। अभी समझा दूंगा मैं। तो यहां पर ये प्लेन जाएगा, ये भी आधा कटेगा और ये भी आधा कटेगा, इस प्रकार से। सर विजुलाइज करवाइए। ऊपर वाला जो मामला है ना, सच बताऊं वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, बाकी तो मामला एकदम सही है। चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाला मामला किस प्रकार से है, जरा समझते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना, ध्यान से। जहां जैसा बोला जाए एग्जैक्टली वैसा ही आपको करना है। ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को आप जरा गौर से ऑब्जर्व कीजिए। इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे सामने, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम बात करना चाहें तो ये मॉलिक्यूल हमारे सामने है। किसी भी तरीके से देख लो, पहले आप इस तरीके से देखो, यूं, ठीक है। मॉलिक्यूल आपको मैं इस एंगल से दिखाता हूं, यहां से। मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं, मैं ये वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, ये प्लेन। आप बताइए, ये प्लेन बिल्कुल बॉन्ड के बीच से, किसी के पास स्केल है, प्लीज, थैंक यू। ये देखो, ये प्लेन की बात कर रहा हूं, ये प्लेन, ये बिल्कुल बीच से। अब देखो, ये प्लेन मिरर का काम करना चाहिए, व्हाइट के सामने, ब्लैक के सामने, नीचे निकलोगे ग्रीन के सामने। तो इस कॉर्नर और इस कॉर्नर की टेंशन पीछे वाले की टेंशन थी। अब आप सोचो, इधर से दिखाता हूं वापस। जब आपका ये प्लेन आया ऊपर से, तो सबसे पहले कौन दो बराबर हिस्सों में कटेगा, और जिस एटम से प्लेन गया वो कटेगा भी और दो बराबर हिस्सों में, क्योंकि एटम स्फेरिकल है। तो ग्रीन के कितने हिस्से हो गए, ब्लैक के कितने हिस्से हो गए, और आपके ग्रे के कितने हिस्से हो गए। तो ये जब प्लेन यूं आ रहा है तो इन तीनों एटम्स को काट के जा रहा है।
लेकिन ये हम 2D में बता नहीं सकते। तो फिर सर कैसे समझें? ऐसे समझो कि जिस कॉर्नर से, सबसे जबरदस्त पॉइंट आ रहा है, क्लियर, जिस कॉर्नर से, इस कॉर्नर की बात कर रहा हूं, इस कॉर्नर से, अगर इस कॉर्नर से प्लेन गुजर रहा है तो इस कॉर्नर पर लगे हुए एटम दो बराबर हिस्सों में बट भी गए और कट भी गए। क्योंकि 2D में बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये प्लेन इनफैक्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से जा रहा है। और वैसे भी वेज और डैश का प्लेन क्या होता है? सेम, एक ही तो प्लेन में होते हैं। तो ये भी कटेगा और वो भी कटेगा। इस एग्जैक्टली मुझे ऐसे दिखाओ, एग्जैक्टली आप मुझे इसी प्रकार से दिखाओ, तो एग्जैक्टली आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ये देखो, बताओ ये क्या है? वेज। ये क्या है? ये क्या है? वेज। ये क्या है? कौन सा प्लेन है? ये हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, बताओ ग्रे एंड आपका ग्रीन दो बराबर हिस्सों में कटेगा, प्लेन के बिल्कुल रास्ते में है। ब्लैक दो बराबर हिस्सों में, और फिर बिल्कुल बीच से। तो अगर मैं इसको ब्लेड से काटूं तो एक हिस्सा तो ये, और एक हिस्सा ये, और ये तीनों आधे आधे। तो जिस कॉर्नर से आपका प्लेन जा रहा है उस कॉर्नर की टेंशन आपको नहीं लेनी। वहां लगे हुए एटम कट भी गए और दो बराबर हिस्सों में बट भी गए। ये अभी आपने माना नहीं है, क्लियर, अभी आपके दिमाग में गया नहीं है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया है तो आप अगले वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे। जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से ना, एकदम बढ़िया तरीके से। मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से। यहां पर है फ्लोरीन, यहां पर है क्लोरीन, यहां पर है ब्रोमीन, और यहां पर है आयोडीन। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? कहां से काटा इस मॉलिक्यूल को आपने? आप वो बात छोड़िए, आप, मैं बता रहा हूं, वो बताओ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन के थ्रू कट करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन के थ्रू क्या करूं? कट करूं, इस पर बताओ क्या ख्याल आता है? अब सोचो, अब देखो जिसने समझा ना वही समझेगा, क्योंकि स्टीरियो की बात है। भाई आपका प्लेन किस किस को बाइसेक्ट करके जाएगा? ये जो कार्बन है, ये जो फ्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये तीनों के तीनों बराबर हिस्सों में कटेंगे, क्योंकि इनके थ्रू तो प्लेन जा रहा है। सिमिलरली ये कार्बन के भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। ब्रोमीन के भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। आयोडीन को भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। तो ये तो छह के छह एटम कट गए। जो नहीं कटे वो दोस्त एग्जैक्टली मिरर इमेज है। बताइए यहां पर कौन है? कार्बन। तो कार्बन की मिरर इमेज सेम एटम सामने में। आप बताइए यहां पर वेज पर कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पर भी तो कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन। बताइए डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पर भी डैश पर हाइड्रोजन। तो ये दोनों कॉर्नर तो बाइसेक्ट हो गए, और जो नहीं कटे वो एक दूसरे की मिरर इमेज। लेकिन एग्जामिनर क्या है? डेढ़ चाणा। एग्जामिनर को मालूम है कि जब मास्टर पढ़ाएगा तब तक तो ये ऐसी बातें करता है, बाद में ये ऐसी बातें भूल जाता है, और मैं वहीं से इसको क्या कर दूंगा? साफ। इसी प्रकार से देखिए, ये सबसे जबरदस्त पॉइंट होते हैं कि हमने जो बातें मानी उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब है ब्रोमीन और यहां पर है आयोडीन। आप बताइए क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? कहां से काटा इस मॉलिक्यूल को आपने? आप वो बात छोड़िए, आप, मैं बता रहा हूं, वो बताओ वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन के थ्रू कट करूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन के थ्रू क्या करूं? कट करूं, इस पर बताओ क्या ख्याल आता है? अब सोचो, अब देखो जिसने समझा ना वही समझेगा, क्योंकि स्टीरियो की बात है। भाई आपका प्लेन किस किस को बाइसेक्ट करके जाएगा? ये जो कार्बन है, ये जो फ्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, ये तीनों के तीनों बराबर हिस्सों में कटेंगे, क्योंकि इनके थ्रू तो प्लेन जा रहा है। सिमिलरली ये कार्बन के भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। ब्रोमीन के भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। आयोडीन को भी कितने हिस्से हो जाएंगे? दो हिस्से। तो ये तो छह के छह एटम कट गए। जो नहीं कटे वो दोस्त एग्जैक्टली मिरर इमेज है। बताइए यहां पर कौन है? कार्बन। तो कार्बन की मिरर इमेज सेम एटम सामने में। आप बताइए यहां पर वेज पर कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पर भी तो कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन। बताइए डैश पर कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पर भी डैश पर हाइड्रोजन। तो ये दोनों कॉर्नर तो बाइसेक्ट हो गए, और जो नहीं कटे वो एक दूसरे की मिरर इमेज। लेकिन एग्जामिनर क्या है? डेढ़ चाणा। एग्जामिनर को मालूम है कि जब मास्टर पढ़ाएगा तब तक तो ये ऐसी बातें करता है, बाद में ये ऐसी बातें भूल जाता है, और मैं वहीं से इसको क्या कर दूंगा? साफ। इसी प्रकार से
देखिए ये सबसे जबरदस्त पॉइंट होते हैं कि हमने जो बातें मानी उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है। अब एग्जामिनर डेढ़ चाणा इस प्रकार से आप लोगों के सामने लिखेगा। यहां पर लिख देगा क्या, आयोडीन। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें लिख देगा कौन, क्लोरीन। यहां पर लिख देगा कौन, ब्रोमीन। और यहां पर लिख देगा कौन आपका, अच्छा उधर फ्लोरीन था ना, सेम ले लेते हैं। तो यहां पर लिख देगा कौन, फ्लोरीन। और यहां पर लिख देगा कौन, आयोडीन। और आपसे पूछेगा कि बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। पक्का। अगर दोस्त मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन से काटूं, कौन से वाले प्लेन से काटूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन से काटूं, तो बताइए क्या ये प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। क्या ये प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। अब बच्चा क्या कह रहा है, ये कैसा प्लेन हुआ, फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन की मिरर इमेज क्या दिख रहा है, क्लोरीन। अबे मूर्ख इंसान, ये दिखाने का तरीका है, ये और ये सेम बात है। अप है फ्लोरीन, क्या है बताइए, अप। और ये क्या है, डाउन। आपको ये आप वैस भी बोल सकते हो। तो आप सोचो यहां पर फ्लोरीन आपकी साइड और क्लोरीन आपसे दूर, तो ऐसे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। और कौन सा प्लेन था, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर ऐसे हैं, इधर कौन है आपके साइड, फ्लोरीन। और उधर कौन है, क्लोरीन। ऐसे कटेगा। तो मैंने सिंपलेस्ट वे में क्या बताया कि जिस कॉर्नर से प्लेन गया, क्या बोला मैंने, जिस कॉर्नर से प्लेन गया उन एटम्स की तो टेंशन लेनी ही। अगर आपको ये बात समझ में आई होती तो यहां से कटते हुए दिखते। जिस कॉर्नर से प्लेन गया उनकी तो टेंशन लेनी ही। ये तो जस्ट लिखने का एक तरीका है। आगे बात समझ में, ये बराबर हिस्सों में कट भी गए और सही बात है कि नहीं है। बाकी देखो जो नहीं कटे, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन पा रहे हैं। तो कार्बन के सामने कार्बन, बताओ वेज पर हाइड्रोजन डैश पर, यहां पर भी वेज पर हाइड्रोजन डैश पर। इनफैक्ट ये दो अलग मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। आप बताइए ये वेज डैश में लिखा गया है, ये अप एंड डाउन करके लिखा गया है। तो यहां पर भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या देखने को मिलेगा, पीओएस। पीओएस का मतलब मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल, अकायरल। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। पीओएस सीओएस आते मॉलिक्यूल अकायरल, एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली। खत्म हो गई कहानी, क्लियर। जल्दी सुलटाएंगे, आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे भाई। थोड़ा सा लास्ट ईयर से जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बाइसेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, क्या है। आपको तो बस प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देना चाहिए, कोई से वाला भी हो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद, क्लास के बाद पूछ लेना बाहर ना। हाँ, सिमेट्री है या नहीं, पक्का। अगर दोस्त मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन से काटूं, कौन से वाले प्लेन से काटूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस वाले प्लेन से काटूं, तो बताइए क्या ये प्लेन आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। क्या ये प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है। अब बच्चा क्या कर रहा है, ये कैसा प्लेन हुआ, फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन की मिरर इमेज क्या दिख रहा है, क्लोरीन। अबे मूर्ख इंसान, ये दिखाने का तरीका है, ये और ये सेम बात है। अप है फ्लोरीन, क्या है बताइए, अप। और ये क्या है, डाउन। आपको आप वैस भी बोल सकते हो। तो आप सोचो यहां पर फ्लोरीन आपकी साइड और क्लोरीन आपसे दूर, तो ऐसे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। और कौन सा प्लेन था, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर ऐसे हैं, इधर कौन है आपके साइड, फ्लोरीन। और उधर कौन है, क्लोरीन। ऐसे कटेगा। तो मैंने सिंपलेस्ट वे में क्या बताया कि जिस कॉर्नर से प्लेन गया, क्या बोला मैंने, जिस कॉर्नर से प्लेन गया उन एटम्स की तो टेंशन लेनी ही। अगर आपको बात समझ में आई होती तो यहां से कटते हुए दिखते। जिस कॉर्नर से प्लेन गया उनकी तो टेंशन लेनी ही। ये तो जस्ट लिखने का एक तरीका है। आगे बात समझने, ये बराबर हिस्सों में कट भी गए और सही बात है कि नहीं है। बाकी देखो जो नहीं कटे, क्या वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन पा रहे हैं। तो कार्बन के सामने कार्बन, बताओ वेज पर हाइड्रोजन डैश पर, यहां पर भी वेज पर हाइड्रोजन डैश पर। इनफैक्ट ये दो अलग मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। आप बताइए ये वेज डैश में लिखा गया है, ये अप एंड डाउन करके लिखा गया है। तो यहां पर भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या देखने को मिलेगा, पीओएस। पीओएस का मतलब मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल, अकायरल। मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। पीओएस सीओएस आते मॉलिक्यूल अकायरल, एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली।
खत्म हो गई कहानी। क्लियर? जल्दी सुलटाएंगे, आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। थोड़ा सा लास्ट ईयर से जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बाइसेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, क्या है। आपको तो बस प्लेन ऑफ मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, मॉलिक्यूल नहीं है। दोनों को लिखने का तरीका अलग है। आप बताइए, ये वैस डैश में लिखा गया है, ये आप डैश पर, यहाँ पर भी वैस पर, हाइड्रोजन डैश पर। इनफैक्ट ये दो अलग मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। आप बताइए, ये वैस डैश में लिखा गया है, ये अप एंड डाउन करके लिखा गया है। तो यहाँ पर भी इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या देखने को मिलेगा? पीओएस। पीओएस का मतलब मॉलिक्यूल कायरल या अकायरल, अकायरल मिरर में सुपर इंपोजेबल या नॉन सुपर इंपोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। पीओएस सीओएस आते मॉलिक्यूल अकायरल, एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली, खत्म हो गई कहानी। क्लियर? जल्दी सुलटाएंगे, आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भाई। थोड़ा सा लास्ट ईयर से जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। आपको ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि बाइसेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, क्या है। आपको तो बस प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देना चाहिए, कोई से वाला भी हो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए आपसे बहुत धन्यवाद। क्लास के बाद, क्लास के बाद पूछेंगे बाद में।